समझते हैं कि आपको इलेक्ट्रिसिटी समझ जाती है, लाइट, मैग्नेटिज्म और ग्रेविटी। सोचे क्या हो अगर आपको पता चले कि रोशनी, बिजली और ग्रेविटी ये सब एक ही चीज है, एक ही असलियत है। क्या मतलब इसका? हम अब तक जो किताबें पढ़ते आए हैं वो गलत है क्या? इलेक्ट्रिसिटी को एज अ फ्लो ऑफ चार्जेस कहना, ग्रेविटी को एक फोर्स कहना, न्यूटन के लॉज, न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉज, क्या वो सब गलत था? तो आइए इस वीडियो में हम सब जानेंगे। जब आइंस्टाइन ने जनरल रिलेटिविटी थ्योरी दी तो उसी वक्त से आइंस्टाइन और एरविन श्रोडिंगर ने कोशिश की कि ग्रेविटी को और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को एक ही थ्योरी में मिला दिया जाए। लेकिन क्यों? वे ऐसा क्यों चाहते थे? चले इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से समझते हैं। पहले इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को अलग अलग समझा जाता था, दोनों का अपना अलग अलग काम था। फिर एंट्री होती है हंस क्रिस्टियन की 1820 में। उसने साबित किया कि जब करंट तार में से गुजरेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, और इसका उल्टा भी माइकल फैराडे ने साबित किया। और फिर एंट्री होती है मैक्सवेल की 1860 में, जब उन्होंने दोनों को मिलाकर मैक्सवेल इक्वेशंस बना दी। और फिर हुआ उन इक्वेशन का ज़बरदस्त इस्तेमाल। इलेक्ट्रिक मोटर्स, ट्रांसफार्मर, स्पीकर, माइक्रोफोन, वायरलेस कम्युनिकेशन सब साइंसदानों ने बना डाला। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ने तो दुनिया बदल के रख दी। यानी जब दो फोर्सेस को जोड़ा तो इतने कमालात मिले, और जब आगे भी ऐसा किया जाए तो दुनिया तो कहाँ की कहाँ पहुँच जाएगी। और अगला काम, जैसे ही जनरल रिलेटिविटी आई तो उसको ग्रेविटी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के साथ कंबाइन करने पर काम शुरू हो गया। लेकिन इन दोनों थ्योरीज को आपस में मिलाना बहुत ही मुश्किल काम था। एक थ्योरी जो लार्ज स्केल पर काम करती है जैसे चांद, सूरज, सितारे, और दूसरी जगह पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो सिर्फ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ डील करती है कि अगर इलेक्ट्रॉन चलेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, अगर ऑसिलेट करेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनेगी जो कि स्पीड ऑफ लाइट से मूव करेगी। अब इन दोनों थ्योरीज को मिलाना बहुत ही मुश्किल काम था, और यही वो थ्योरी है जिस पर आइंस्टाइन ने मरते दम तक काम किया। एक ऐसा ज़हीन शख्स जिसने पूरी दुनिया को अपनी थ्योरी से हैरान कर दिया, वही साइंसदान ग्रेविटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को इकट्ठा ना कर पाया। इसके अलावा और भी काफ़ी ज़्यादा साइंटिस्ट ने कोशिश की, जिस तरह एरविन श्रोडिंगर, जिसको क्वांटम मैकेनिक्स का फादर कहा जाता है, वो भी नाकाम रहे। 20वीं सदी में यूनिफिकेशन थ्योरी के लिए बहुत ज़्यादा कोशिशें की गई, लेकिन आखिरकार ऐसा लगता है कि एक नया यूनिफाइड फ्रेमवर्क मिल गया जिसमें इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक फील्ड को भी एक ज्योमेट्रिक थ्योरी के जरिए समझा जा सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे ग्रेविटी को। लेकिन इन सब बातों का क्या मतलब? आइए समझते हैं। जब हमें किसी दो चीज़ों को आपस में मिलाना हो और वो दोनों चीज़ें हों भी मुख्तलिफ, तो दो केसेस हो सकते हैं। या पहले वाली चीज़ को दूसरी वाली चीज़ की तरह बना दिया जाए, या फिर दूसरी वाली चीज़ को पहले की तरह बना दिया जाए। अगर हम ग्रेविटी को एज अ फोर्स कंसीडर करें तो ऐसा मुमकिन नहीं, क्योंकि हमें आइंस्टाइन की थ्योरी बताती है कि ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं। तो इसलिए पीछे जो रास्ता बचता था वो ये था कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म है उसको भी ग्रेविटी की तरह ही कंसीडर कर लिया जाए, और यही साइंटिस्ट ने किया। जैसे आइंस्टाइन ने कहा था, ग्रेविटी इज नॉट अ फोर्स, इट इज ज्योमेट्री। लेकिन आज के साइंटिस्ट कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी भी ज्योमेट्री है, और इस बात ने पूरी फिजिक्स की सोच ही हिला डाली। आपको स्कूल में सिखाया गया कि मैक्सवेल्स इक्वेशंस 4 सिंपल इक्वेशंस हैं जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को डिस्क्राइब करती हैं, लेकिन ये लीनियर इक्वेशंस हैं। मतलब ये एज्यूम करते हैं कि फील्ड का बिहेवियर सीधा और प्रिडिक्टेबल है। लेकिन अगर हमको ग्रेविटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को आपस में मिलाना है तो फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की नेचर भी नॉन लीनियर होनी चाहिए, जैसे कि स्पेस टाइम ज्योमेट्री की है। फिर फिजिस्ट ने कहा कि अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को ज्योमेट्री का रिजल्ट समझें तो इक्वेशन ऑटोमेटिकली नॉन लीनियर बन जाती है, क्योंकि स्पेस टाइम खुद डायनामिक है, वेव लाइक है। मतलब कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को ग्रेविटी की तरह समझना चाहते हैं, और उसके लिए हमें इसको लीनियर से नॉन लीनियर बनाना पड़ेगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे ग्रेविटी कर्व्ड स्पेस टाइम का रिजल्ट है, वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है कंप्रेस्ड स्पेस टाइम का रिजल्ट। अब फिजिस्ट कहते हैं कि चार्ज पार्टिकल्स भी स्पेस टाइम के मोड के मुताबिक ही मूव करते हैं, मतलब कि वो भी बिल्कुल दूसरी चीज़ों की तरह शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो करते हैं, और लॉरेंस फोर्स भी उसी ज्योमेट्री से निकलता है।
मतलब के साइंसदान ये कहते हैं कि कोई भी फोर्स जैसे लोरेंस फोर्स वो किसी चार्जेस की वजह से नहीं बल्कि वो स्पेस टाइम की ज्योमेट्री की वजह से ही है। ये बिल्कुल अजीब है। आज तक हम किताबों में पढ़ते आए हैं कि इलेक्ट्रिसिटी किस तरह है, मैग्नेटिज्म किस वजह से है, इलेक्ट्रिक फील्ड किस वजह से है, मैग्नेटिक फील्ड किस वजह से है, लेकिन अब फिजिसिस्ट ये कहते हैं कि ये सब कुछ किसी चार्ज पार्टिकल्स की मोशन और उसकी रेस्ट की वजह से नहीं बल्कि ये स्पेस टाइम की वजह से है। मतलब अब तक हम जो फिजिक्स पढ़ते आए हैं वो सब गलत थी या फिर अधूरी थी, बिल्कुल वैसे ही जिस तरह क्लासिकल फिजिक्स। ये सबसे क्रेजी आइडिया है कि इलेक्ट्रिक चार्ज कोई छोटी पार्टिकल वाली चीज नहीं बल्कि एक लोकल कंप्रेशन है स्पेस टाइम का। जैसे आप स्पंज को दबाएं वैसा इफेक्ट स्पेस टाइम में होता है और वो कंप्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। इसका मतलब है कि चार्जेस कोई एक्सटर्नल एंटिटी नहीं, वो स्पेस टाइम का इंटरनल फीचर है। इसका मतलब ये है कि जो आपके हाथ में मोबाइल फोन है उसकी बैटरी कोई चार्जेस को स्टोर नहीं कर रही बल्कि वो तो एक स्पेस टाइम का कंप्रेशन है। मतलब कि यहाँ पे कुछ नहीं, बस स्पेस टाइम कंप्रेस हुआ है। और अब पीछे बचती है लाइट। अब उसका चैप्टर भी निपटाते हैं। अब लाइट वो कोई वेव इन वैक्यूम नहीं है, वो है स्पेस टाइम की लहरें। जी हाँ, स्पेस टाइम की लहरें। एग्जैक्टली जैसे आइंस्टाइन ने ग्रेविटी के लिए कहा था कि ग्रेविटेशनल वेव्स हैं। अब फिजिस्ट कहते हैं कि लाइट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी स्पेस टाइम की ही ऑसिलेशंस हैं। मतलब कि आज तक जो हम पढ़ते आए हैं कि लाइट कुछ नहीं बल्कि फोटॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कुछ नहीं बल्कि वेव्स हैं जो इलेक्ट्रॉन की ऑसिलेशन से पैदा होती हैं। जबकि इन सब चीजों को यूनिफाई करने के लिए अब साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि ये कुछ नहीं बल्कि स्पेस टाइम की लहरें हैं। अगर हम ये सब कुछ कंसीडर ना करें तो फिर हम इन सब चीजों को इकट्ठा नहीं कर सकते, क्योंकि ग्रेविटी को फोर्स हम कंसीडर नहीं कर सकते जबकि बाकी चीजों को हम ग्रेविटी की तरह कंसीडर कर सकते हैं। और यही फिजिस्ट कर रहे हैं। अब पुरानी फिजिक्स में जब ये सवाल उठाया गया कि लाइट किस मीडिया में ट्रैवल करती है तो तब उन्होंने कहा कि ये पूरी कायनात किसी ईथर नामी मीडिया में मौजूद है और उसी मीडिया में लाइट ट्रैवल करती है। और इस पर काफी लंबे अरसे तक एक्सपेरिमेंट भी किया गया जिससे कोई सबूत नहीं मिला कि लाइट किसी मीडिया में ट्रैवल करती है या फिर कोई ईथर नामी मीडियम भी मौजूद होता है। और आइंस्टाइन ने भी कहा था कि ईथर नहीं है, लेकिन अब समझ आए कि आइंस्टाइन एक्चुअली कह रहे थे कि स्पेस टाइम ही ईथर है, वो मीडियम जिसमें सब कुछ होता है, लाइट, फोर्स, वेव, सब उसी का ही रिएक्शन है। एक जर्मन मैथमेटिशियन हेरमन ने 1918 में एक नई ज्योमेट्री डिजाइन की थी जिसमें लेंथ भी स्पेस की प्रॉपर्टी होती है। आज वही ज्योमेट्री बन रही है फिजिक्स की नई फाउंडेशन। यह ज्योमेट्री रिलेटिविटी से भी मिलती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को भी समझती है। मतलब कि इस ज्योमेट्री को यूज करके हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और ग्रेविटी दोनों को यूनिफाई कर सकते हैं। तो क्या आइंस्टाइन का ख्वाब पूरा होने के करीब है? क्या लाइट, इलेक्ट्रिसिटी और ग्रेविटी सब एक ही असलियत का रूप है? क्या ये सब चीजें एक ही हैं? इनों का ओरिजिन एक ही है यानी स्पेस टाइम? नई थ्योरी कहती है कि स्पेस टाइम इज एवरीथिंग। एनर्जी, चार्ज, वेव सब कुछ ज्योमेट्री का खेल है। और शायद ये वही थ्योरी है जो आइंस्टाइन अपने आखिरी दिन तक ढूंढते रहे। आप क्या समझते हैं कि इन सब चीज़ों का ओरिजिन एक है? आज तक हम जो फिजिक्स पढ़ते आए हैं जो बिल्कुल ठीक काम कर रही है। इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म पे हमारी जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, हमारे कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, सब कुछ जिस टेक्नोलॉजी पर बेस है, क्या वही हम गलत समझ रहे थे? हमारी जो इतनी किताबें हैं क्या वो अधूरी थी? आप सब क्या समझते हैं? कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं।